सो हेलो एवरीवन, टुडे विल डिस्कस रिगार्डिंग क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। आज हम देखेंगे दूसरा टॉपिक जो कि है सीओपीडी। बहुत ही कॉमन टर्म है जो कि हम एचएम में पढ़ते हैं, एक डिजीज कंडीशन है। पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होता है सीओपीडी। Chronic obstructive pulmonary disease is a progressive lung disease that makes breathing difficult due to obstructed air flow। इसमें क्या होता है कि जो हमारा एयर वे है लंग्स का, वो क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है ड्यू टू एनी रीजन, जिसकी वजह से क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ठीक है। सीओपीडी इज अदरवाइज नोन एज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज या फिर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज। इसके दूसरे नाम भी हैं, या तो इसको हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज बोल सकते हैं या फिर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज। ठीक है। कॉमन टर्म है। और इसमें क्या दिक्कत आ रही है कि जो एयर वे है हमारा लंग्स का, वो क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। रीजन क्या हो सकता है, या तो हमारा ब्रोंकस में स्वेलिंग हो सकती है, या तो हमारा जो एल्वियोलस है उसमें स्वेलिंग हो सकती है, या तो हमारा एयर सैक जो है वो डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन परफ्यूजन सही से नहीं हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। COPD is likely to increase in upcoming years due to higher smoking prevalence and aging population in many countries। क्या बताया है कि जो COPD बीमारी है ये आने वाले सालों में या फिर जो धीरे धीरे इसका रेट देखा जा रहा है वो बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हायर स्मोकिंग रेट है और एजिंग पॉपुलेशन है। ठीक है। इस वजह से COPD के चांसेस ज्यादा हैं। COPD is not curable, क्यूरेबल नहीं है, बट ट्रीटमेंट कैन रिलीव सिम्टम्स, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ डेथ। क्या है, इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ऐसा कोई क्यूरेबल डिजीज नहीं है कि हाँ अगर हो गया है आपको तो आप ये दवा लेंगे या ऐसे ऐसे करेंगे तो ठीक हो जाएगा। नहीं, इसका बस आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो कि आपको सिम्टम्स आ रहे हैं कफिंग के, या आपको चेस्ट पेन का, या आपको मतलब स्पूटम आ रहा है या ब्लीडिंग हो रहा है, उसका आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है बस वही चला सकते हैं। इसका कोई ऐसा क्योर नहीं है। मेन टाइप्स क्या हैं सीओपीडी के, ये जरूरी है कि सबसे पहला आता है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा क्या हो जाता है कि डैमेज टू द एल्वियोलाई, जो एयर सैक्स होते हैं हमारे लंग्स के, वहाँ वो डैमेज हो जाते हैं लंग्स के, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ऑक्सीजन एक्सचेंज रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। दूसरा आता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ये क्या है, लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब्स। ये क्या है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है किसमें, ब्रोंकियल ट्यूब्स में। ठीक है। लीडिंग टू द म्यूकस बिल्डअप एंड कफिंग। उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन की वजह से जो ब्रोंकस है उसमें म्यूकस बिल्डअप होने लगेगा और हमको खांसी आएगी या फिर कफिंग होगा। ठीक है। ये दो मेन टाइप्स है, एम्फाइसीमा एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। डेफिनेशन देखते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का कि है क्या आखिर। Chronic bronchitis is persistent cough with sputum production for at least 3 months and at least 2 consecutive years। क्या है, 3 महीने के लिए लगातार कफिंग हो और एटलीस्ट 2 ईयर के लिए क्या हो, कंजिक्यूटिव हो, मतलब एक साल में 3 महीना फिर अगले साल में 3 महीना। ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर कॉज, किसी अदर कॉज के एब्सेंस में अगर आपको सिर्फ खांसी आए 3 महीने के लिए और वो भी कंजिक्यूटिव 2 ईयर्स के लिए, तो वो क्या है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। सच एज निमोनिया एंड ट्यूबरक्लोसिस। अगर ये चीज नहीं है फिर भी अगर कफिंग हो रहा है तो वो क्या है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है। दूसरा आता है एम्फाइसीमा, एन एबनॉर्मल परमानेंट एनलार्जमेंट ऑफ एल्वेलाई कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर एयर स्पेस वॉल विदाउट फिब्रोसिस। ये क्या बोला कि एबनॉर्मल परमानेंट एनलार्जमेंट, ये क्या है कि जो एल्वेलाई है, जो एयर सैक है, उसका क्या हो जाए, पहली बात एनलार्जमेंट हो जाए, फिर वहां का जो एयर स्पेस वॉल है वो क्या हो जाए, डिस्ट्रक्ट हो जाए, मतलब डैमेज हो जाए, और उसमें कोई ऐसा फिब्रोसिस न दिखे डिस्ट्रक्शन के बाद। ठीक है। तो वो क्या है, एम्फाइसीमा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन एक्सचेंज में दिक्कत होगी। ठीक है। तो ये दोनों डेफिनेशन हो गए क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा के। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ एम्फाइसीमा। अब हम देखेंगे एम्फाइसीमा के टाइप्स क्या क्या हैं। पहला आता है सेंट्री लोब्यूलर एम्फाइसीमा। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। सेंट्री लोब्यूलर में क्या होता है कि जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रोंकस होता है, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है और वहां का एयर स्पेस जो होता है वो डैमेज होने लगता है। ठीक है। ये बीच के लोब्यूल्स में होता है। ठीक है। इसलिए इसका नाम है सेंट्री लोब्यूलर। पैन एसिनार मतलब, पैन एसिनार मतलब थ्रू आउट द एसिनाई जो होता है ब्रोंकस का, उसमें टोटली जब इन्फ्लेमेशन और डैमेज हो जाए तो वो क्या है, पैन एसिलर। देखिए टोटली ब्रोंकस डैमेज हो रहा है, जो ब्रोंकियल ट्री का जो लास्ट है टर्मिनल ब्रोंकियोस, वो क्या है, पूरा डैमेज हो रहे हैं। ठीक है। रेस्पिरेटरी ब्रोंकोस जो होते हैं वो पूरा इन्फ्लेमेशन होके वहां का एयर स्पेस जो है वो डैमेज हो रहा है, तो पैन एसिनार कैटेगरी में आता है। ठीक है। फिर आता है पैरासेप्टल। पैरासेप्टल में क्या है कि ये जो लास्ट पार्ट है आपको दिख रहा होगा कि दो दो एल्वेलाई है मान लीजिए, ठीक है, उसके बीच का अगर उसमें आपको दिखे डैमेज, ठीक है, एल्वेलाई का, तो क्या है, पैरासेप्टल। ठीक है। सेप्टा में होने लगता है, यानी जो बीच का दो एल्वेलाई है या फिर ढेर सारे एल्वेलाई, उनके बीच बीच में जब डैमेज होने लगे एयर स्पेस का, तो क्या है, पैरासेप्टल। फिर लाता है लास्ट इररेगुलर। इसका कोई ऐसा शेप नहीं है, बट ये कहीं भी ऐसे एल्वेलाई को डैमेज करने लगता है। ठीक है। ये है इररेगुलर लास्ट वाला। ठीक है। ये हो गया टाइप्स ऑफ एम्फाइसीमा, सेंट्री लोबुलर, पेनेसिनार, पैरासेप्टल एंड इररेगुलर। ठीक है। अब आता है रिस्क फैक्टर्स। कौन कौन से ऐसे पेशेंट्स हो सकते हैं या फिर कौन कौन से ऐसे डिजीज कंडीशन हो सकती है जिसमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या फिर एम्फाइसीमा होने के ज्यादा चांसेस हैं, जो कि सीओपीडी है। ठीक है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी हो जाए अगर किसी के अंदर, ठीक है,
और हाइपर एक्टिविटी ऑफ एयरवेज हो जाए तब हो सकता है, स्मोकिंग हैबिट हो तब हो सकता है, एयर पॉल्यूशन हो तब हो सकता है, ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड हो सकता है जहाँ पे ऐसा कोई इंसान काम करता है जहाँ पे ऐसा कोई एलर्जन उसको मिल रहा है या फिर टॉक्सिक एयरवे है वहाँ का, ठीक है? तो सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही है तब, वर्किंग विद कोल डस्ट सिलिका ये सब। तो ये हो गया ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। रेस्पिरेटरी रिकरेंट इन्फेक्शन हो गया, बार बार रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो रहा है तब हो सकता है सीओपीडी। लो बर्थ वेट है चाइल्ड का तब हो सकता है, मैटरनल स्मोकिंग है तब हो सकता है, और लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है तब हो सकता है। तो ये सब क्या है, रिस्क फैक्टर्स हैं कि ये सब पेशेंट्स प्रोन है किसके होने के लिए, सीओपीडी होने के लिए, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं कि हो कैसे रहा है, ठीक है? स्प्रेड कैसे हो रहा है, क्या क्या डैमेज कर रहा है, क्या क्या सिम्टम्स आ रहा है, ठीक है? तो पहला आता है इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे कि स्मोकिंग या एयर पोल्यूशन हो सकता है, या फिर दूसरी चीज क्या है कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी हो जाए तब। तो दो चीज हो सकता है, दो कैटेगरी में हो सकता है। पहला क्या है, क्रॉनिक ब्रोंकियल इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन होगा। दूसरा क्या होगा, ब्रेक डाउन इलास्टिन इन द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द लंग्स। जो इलास्टिन मेम्ब्रेन है एल्वियोलस ऑफ द लंग्स में, वो क्या है, ब्रेक डाउन हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है? और दूसरा क्या बताया कि क्रॉनिक ब्रोंकियल इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन हो गया ब्रोंकस का तब, या फिर इलास्टिक ब्रेन ब्रेकडाउन हो गया तब। उसकी वजह से क्या होगा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होगा जब इन्फ्लेमेशन हो रहा है, और इसकी वजह से क्या होगा, जब इलास्टिन जो होता है कनेक्टिव टिश्यू वो डैमेज हो रहा है तो क्या हो रहा है, एम्फाइसीमा हो रहा है, ठीक है? ब्रोंकियल एडीमा, हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, क्रॉनिक कफ, ब्रोंकियल स्पाज्म, ये सब क्या है, इसके की फीचर्स हैं या फिर सिम्टम्स हैं जो कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होने के बाद दिखेगा आपको। एम्फाइसीमा में क्या दिखेगा कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एयरवे स्पेस हो जाएगा और एयरवे इनएबिलिटी हो जाएगा। और दोनों कंडीशन होने की वजह से क्या आपको दिखेगा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, एयर ट्रैपिंग, डिस्निया, या फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन। आपको बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, और एयरवे ट्रैपिंग हो सकता है, एयर ट्रैपिंग हो सकता है, या फिर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है? जिसकी वजह से क्या होगा, एबनॉर्मल वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो हो जाएगा, हाइपोक्सीमिया हो जाएगा, हाइपोवेंटिलेशन हो जाएगा, एंड कार्पन डिले हो जाएगा, ठीक है? ये सब क्या है, लास्ट में सिम्टम्स हैं जो कि सीओपीडी होने के बाद दिखेंगे, या तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो या फिर एम्फाइसीमा हो, ठीक है? ये हो गया पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में पेशेंट के अंदर क्या-क्या दिखेगा? पहला दिखेगा, बहुत कॉमन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, हाँ, क्रॉनिक कफ दिखेगा, खाँसी ज़्यादा आएगी, उसको क्रॉनिक एंड प्रोग्रेसिव डिस्निया होगा, ठीक है? फीवर होगा, वेट लॉस होगा, एनोरेक्सिया होगा, ठीक है? और स्पुटम प्रोडक्शन होगा, और क्रैकल साउंड आएगा, चेस्ट साउंड जो होता है ना, उसको क्रैकल साउंड आएगा, ठीक है? ये सब क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखते हैं, कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, इसको, इस पेशेंट को सीओपीडी है या नहीं। पहला हम देखेंगे हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन, तीसरा स्पूटम एनालिसिस, चौथा एक्सरे कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, एबीजी कर सकते हैं, ठीक है? और स्पाइरोमेट्री कर सकते हैं, या फिर अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। एबीजी मतलब पता ही है आपको कि आर्टियल ब्लड गैस का लेवल देखेंगे कि कितना उसमें CO2 है, कितना O2 है, ये लेवल चेक करते हैं, ठीक है? स्पाइरोमेट्री करा के देख सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करके देख सकते हैं, ये सब डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन है, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं कि अगर सीओपीडी हो गया है तो हमने देखा था क्यूरेबल तो है नहीं, बट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं? पहला हम कर सकते हैं ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं पेशेंट को, ब्रोंकोडायलेटर्स थेरेपी दे सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स थेरेपी दे सकते हैं डॉक्टर के हिसाब से, ठीक है? वैक्सीनेशन दे सकते हैं फॉर न्यूमोकोकल एंड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के लिए, ठीक है? म्यूकोलिटिक एजेंट्स दे सकते हैं ताकि जो म्यूकस इकट्ठा हो रहा है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में, जो इन्फ्लेमेशन की वजह से म्यूकस जो सिक्रीशन हो रहा है एक्सेस, उसका उसको हम बाहर कफ के थ्रू निकाल सके, तो म्यूकोलिटिक्स दे सकते हैं, एनकरेज स्टीम इनहेलेशन, भाप दे सकते हैं, ठीक है? चेस्ट फिजियोथेरेपी कर सकते हैं ताकि उसका जो चेस्ट कंजेशन है या फिर जो क्रैकल साउंड आ रहा है वो थोड़ा रिड्यूस हो सके। अब हम देखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं कि बुलेक्टॉमी कर सकते हैं। बुलेक्टॉमी क्या होता है, रिमूवल ऑफ लार्ज ब्यूला, ठीक है? एयर एयर फिल्ड सेक्स जो होते हैं, जो उसमें एयर ट्रैप हो जाता है, ठीक है? वो ब्यूला बन जाते हैं, जैसे एल्विलाई उसमें अगर एयर ट्रैप हो रहा है, या फिर पैरासेप्टल जो हमने देखा है एम्फाइसीमा, उसके बीच में अगर दो एल्विलाई के बीच के सेप्टम में अगर एयर ट्रैप हो रहा है, ठीक है? तो ब्यूला बन जाता है। ब्यूला बनने के बाद क्या होगा कि वो मतलब आपको चेस्ट पेन दे सकता है, या फिर वहां पे इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, तो वो जो ब्यूला है उसको रिमूव करना पड़ेगा सर्जिकली, ठीक है? तो एयर फिल्ड सेक्स को हमको रिमूव करना है, जिसको ब्यूला बोलते हैं, दैट कंप्रेस हेल्दी लंग टिश्यू। जो हेल्दी लंग टिश्यू है उसको दबाने लगता है। अगर कोई चीज इन्फ्लेमेट हो जाती है तो जो नियर बाय टिश्यूज है उसको डैमेज करने लगती है, उसको कंप्रेस करने लगती है, तो वो बुलेक्टॉमी के थ्रू निकाला जा सकता है। लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी कर सकते हैं, LVRS जिसको कहते हैं, ठीक है? रिमूवल ऑफ डैमेज लंग टिश्यू टू इंप्रूव लंग फंक्शन। अब जो लंग का टिश्यू जो डैमेज हो गया है इस इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की वजह से, उसको रिमूव कर सकते हैं। और थर्ड और लास्ट जो है, मेजरली अगर बहुत ही ज्यादा लंग डैमेज हो चुका है तो लंग ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं इन सीवियर केसेस, ठीक है, ऑफ COPD। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम देखेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस की क्या-क्या नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर्मुलेट हो सकते हैं।
किसी पेशेंट के लिए जिसको क्या है, सीओपीडी है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है। इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज पहला है, ठीक है, रिलेटेड टू क्रॉनिक ब्रोंकाई एंड एम्फाइसीमा, ठीक है। दूसरा है इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू ब्रोंकोस्पाज्म एंड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। थर्ड है एक्टिविटी इंटॉलरेंस, इसमें क्या है, रिलेटेड टू डिक्रीज्ड ऑक्सीजनेशन एंड फटीग। एंजाइटी रिलेटेड टू डिफिकल्टी ब्रीदिंग एंड फियर ऑफ एग्जाजर्बेशन, ठीक है। फिफ्थ क्या है, इनअफेक्टिव सेल्फ हेल्थ मैनेजमेंट रिलेटेड टू लैक ऑफ नॉलेज अबाउट सीओपीडी मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। ये सब क्या है, नर्सिंग डायग्नोसिस। अब हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस। डायग्नोसिस देख लिया, अब हम देखेंगे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर किसी को सीओपीडी हो, ठीक है। पहला आता है न्यूमोथेरेक्स हो सकता है उसको। दूसरा क्या है, फॉर पल्मोनले, ठीक है। तीसरा है रेस्पिरेटरी फेलियर और चौथा है लंग एब्सिस। लास्ट अपन देखेंगे प्रिवेंशन की, मतलब प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि सीओपीडी ना हो। पहली चीज, अवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग को अवॉइड करना है, क्विट स्मोकिंग फॉर और अवॉइड स्टार्टिंग, हमको या तो स्मोकिंग स्टार्ट नहीं करनी है या फिर क्विट करना है स्मोकिंग। अवॉइड सेकेंड हैंड स्मोकिंग, इसमें क्या होता है, लिमिट एक्सपोजर टू सेकेंड हैंड स्मोक, मतलब कहीं और से अगर आपको स्मोक मिल रहा है, धुआं लग रहा है, तो वहां से आप हट जाइए, ठीक है। रिड्यूस ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, यूज प्रोटेक्टिव गियर एंड फॉलो सेफ्टी गाइडलाइंस, ठीक है। और फोर्थ क्या है, अवॉइड एयर पॉल्यूशन, इसमें क्या है, मिनिमाइज एक्सपोजर टू पॉल्यूटेंट्स एंड केमिकल्स। इसमें आपको क्या करना है कि अगर आप किसी ऑक्यूपेशनल, जहां आपका ऑक्यूपेशन है, जहां आप काम करते हैं, वहां अगर आपको ऐसा आपको मिल रहा है कि पॉल्यूटेंट्स हैं, डस्ट है या सिलिका है या जो भी है जिसकी वजह से आपको इरिटेशन हो रहा है, वो आपको क्या करना है, रिमूव करना है या फिर वहां से आपको हट जाना है। मतलब एयर पॉल्यूशन, जहाँ पे एयर पॉल्यूटेड एरिया है वहां से आपको हट जाना है और उसको रिड्यूस करना है। गेट वैक्सीनेटेड लास्ट है, रिसीव फ्लू एंड न्यूमोकोकल वैक्सीन टू रिड्यूस इन्फेक्शन रिस्क, ठीक है। तो ये सब क्या होगा, प्रिवेंशन कॉम्प्लिकेशन। तो आज के टॉपिक में हमने क्या क्या देखा, डेफिनेशन देखा, टाइप देखा सीओपीडी का, ठीक है। सीओपीडी के दो मेजर टाइप्स जो होते हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा देखा, उसके बाद हमने उसका इटियोलॉजी या रिस्क फैक्टर देखा, ठीक है। प्रिवेंशन कॉम्प्लिकेशन देखा, नर्सिंग डायग्नोसिस देखा, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखा, मैनेजमेंट देखा, मेडिकल सर्जिकल, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, थैंक यू।